ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। प्रिय पाठकों एवं बच्चों, आज कंपटीशन 24 में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य का एक बहुत ही गौरवशाली युग छायावाद, और उस छायावाद के आधार स्तंभ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह की व्याख्या का पठन पाठन होना है। इस शीर्षक को पढ़ने से पहले मैं आपको निराला जी के व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालता हूं। जैसे आपने सुना होगा, हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग छायावाद है। हिंदी साहित्य का गौरवशाली युग है, जहाँ पर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे मूर्धन्य कवि अपने काव्य की धारा को प्रवेग से प्रवाहित कर रहे थे। उसी युग में उन तीनों के साथ में एक आधार स्तंभ, चौथे स्तंभ के रूप में जो कवि अपने आप को स्थापित और प्रतिष्ठित करता है, उसका नाम है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की कविताओं में प्रकृति की सुकुमारता और अलहड़ता के साथ साथ जब उनकी कविताएं प्रगतिवादी युग में प्रवेश करती हैं तो एक नए रूप में सामने आती हैं, लोक जीवन को भी स्पर्श करती हैं। तो उनके बारे में बताता चलूं, जैसा कि नाम ही निराला है, नाम निराला, काम निराला, सरस्वती का यह पुत्र निराला। अद्भुत कवि, छायावाद का प्रतिपाद्य भी रहा है। प्रकृति चित्रण और प्रकृति के माध्यम से बहुत सारी बातें कवियों ने हमें समझाने की बात की है। तो निराला की प्रस्तुत कविता है उत्साह भी एक प्रकार से कह लें तो आवाहन गीत है, आह्वान गीत है, जिसमें पूरे संसार में उत्साह भरने की याचना निराला ने की है बादलों से। आइए शीर्षक को देखते हैं। शीर्षक है उत्साह। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने बादलों से आवाहन किया है। इस पूरी सृष्टि में, सृष्टि के कण-कण में, इस पूरे गगन में उत्साह भर दो, क्रांति भर दो। निराला को क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी स्वयं भी क्रांति के अग्रदूत हैं। साहित्य जगत में क्रांति का एक बीज बोया है और उसका स्वरूप
उनकी इस कविता में देखा भी जा सकता है। निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं क्या, बादल गरजो, संबोधित करते हैं, हे बादलों तुम खूब गरजो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? निराला जी को बादलों की गर्जना बहुत भा गई है, बहुत प्रिय लग रही है। बादलों की गर्जना से कभी भी उत्साहित है, इसलिए बादलों से निवेदन करते हुए कहता है कि हे बादलों तुम खूब गरजो, घेर घेर घोर गगन। और ये नहीं, अपने इस क्रांति के अमर स्वर को, क्रांति के इस अमर संगीत को पूरे आकाश में गुंजायमान कर दो। इस क्रांति के स्वर से पूरे आकाश को भर दो। धराधर ओ, धराधर मीन्स बादल, ओ संबोधन का चिन्ह है। हे बादलों खूब गड़गो, गड़गड़ाओ, खूब गरजो, जिससे सृष्टि के कण कण में क्रांति का यह स्वर भर जाए। चारों ओर उत्साह हो, निराशा का कहीं नामो निशान न हो। हे बादलों ललित ललित काले घुघराले, ललित भी सुंदर और ललित ललित अत्यधिक सुंदर। हे बादलों ये तुम्हारे काले घुघराले केस, ये बाल बहुत ही सुंदर। ललित ललित काले घुघराले, यहां से लेंगे धराधर ओ। हे बादलों ये तुम्हारे काले घुघराले केस बहुत ही कांतिमय है, बहुत ही सुंदर है। बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना, कल्पना बहुत विस्तृत होती है, बाल कल्पना और भी असीमित होती है। बाल कल्पना के से पाले, के से उपमालंकार के से, के समान। बाल कल्पना के से पाले, और ये बालकों के, बच्चों के कल्पना के समान असीमित और घने। हे बादल ये तुम्हारे काले घुघराले केस अत्यधिक सुंदर, इसके साथ साथ बच्चों के कल्पना के समान असीमित और घने। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, फिर संबोधन, नव जीवन वाले। यहां पर कवि बादलों को कवि के रूप में देखता है, बादलों में स्वयं को देखने का प्रयास करता है। कहता है अपने विद्युत छवि उर्मी हृदय, बिजली बिजली की सी चमक, बिजली की सी कांति, बिजली की सी छवि अपने हृदय में धारण करने वाले, इस संसार को नया जीवन देने वाले, इस संसार को नया जीवन देने वाले हे कवि। संबोधन है अपने हृदय में बिजली सी छवि, बिजली की सी कांति समाये हुए, इस सृष्टि को नूतन जीवन देने वाले, नया जीवन देने वाले हे कवि। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। पुनः अपने हृदय में वज्र को छिपा करके, अर्थात क्रांति को, वज्र मतलब यहां कठोरता, अपने हृदय में कठोरता अर्थात प्रचंडता को भर करके नूतन कविता फिर भर दो। अपनी नई कविता से इस संसार में चेतना, जागृति, उत्साह का संचार कर दो, अर्थात क्रांति का अमर संगीत भर दो। बादल गरजो, पुनः विनती करते हुए, निवेदन करते हुए कवि कहता है हे बादलों तुम खूब गरजो, खूब गरजो, अपनी प्रचंडता के साथ गरजो, जिससे क्रांति का, उत्साह का यह स्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो जाए, कहीं भी निराशा न हो।
पुनः बादलों के कल्याणकारी स्वरूप की ओर इंगित करते हुए लोक कल्याण से अभिभूत होकर के, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के कवि बादलों से भी निवेदन करता है। क्या? बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। उन्मन मीन्स उछटे हुए, अनमने, और बिकल मीन्स व्याकुल। बिकल बिकल मतलब बहुत ज्यादा व्याकुल। जब ये संसार के लोग किससे? विश्व के निदाग, निदाग मीन्स तपती हुई गर्मी। जब संसार के लोग तपती हुई गर्मी से, इस सकल जन मीन्स संसार के सारे लोग, इस संसार के सारे लोग जब तपती हुई गर्मी से झुलस रहे थे, व्याकुल थे, अनमने हो गए थे, अर्थात बहुत दुखी हो गए थे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत के घन, अनंत मीन्स जिसका अंत ना हो। हे बादलों, जिस समय लोग गर्मी से बेचैन थे, गर्मी से तप्त थे, झुलस रहे थे, ऐसे में किसी अज्ञात दिशा से तुम आ गए। हे बादलों, तुम किसी अज्ञात दिशा से आ गए। तप्त धरा जल से फिर, हे बादलों, तुम आ गए हो तो तप्त धरा, यह धरती जल रही है। तप मीन्स जलना। यह धरती जल रही है, जल से फिर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे बादलों, खूब वर्षो और अपने शीतल जल से इस तपती हुई धरा को और इस धरा पर रहने वाले लोगों को, उनके ताप को, उनके संताप को, उनके दुख को, उनके पीड़ा को दूर कर दो। इस धरती को पुनः शीतल कर दो। और हे बादलों, तो खूब गरजो, खूब गड़गड़ाओ, जिससे क्रांति का स्वर, उत्साह का स्वर जन जन तक पहुंच जाए, कण कण में व्याप्त हो जाए। इन साथ में ध्यान रहे कि लोक कल्याण की बात को मत भूलना। गर्मी से परेशान लोगों को अपने जल वर्षा करके शीतलता के प्रभाव से उनकी पीड़ाओं को, उनके कष्टों को हर लेना, उनके दुखों को दूर कर देना। इस प्रकार से आपने इस उत्साह कविता को देखा, इसकी व्याख्या को देखा। पुनः एक बार लयात्मक तरीके से आप इस शीर्षक की व्याख्या देखें। प्रस्तुत कविता में क्रांति के अग्रदूत निराला जी ने बादलों से क्रांति का स्वर सर्वत्र प्रसारित करने का आह्वान करते हैं। कहते हैं, हे बादलों, तुम खूब गरजो, खूब गड़गड़ाओ। यही नहीं, घेर घेर घोर गगन, इस पूरे आकाश को घेर घेर कर, घुमड़ घुमड़ करके अपनी भयंकरता से, अपनी प्रचंडता से, अपने क्रांति के स्वर से आच्छादित कर दो, भर दो। हे बादलों, ये तुम्हारे काले घुंघराले केस, ये बाल बहुत ही सुंदर हैं। ये तो बच्चों की कल्पना के समान असीमित और घने। तुम्हारे हृदय में बिजली की सी छवि समाई हुई है। तुम्हारे हृदय में बिजली की सी छवि समाई हुई है, बिजली की चमक समाई हुई है। इस संसार को नया जीवन देने वाले हे कवि, यहाँ पर कवि बादलों को कवि के रूप में संबोधित करता है। कहता है कि अपने हृदय में बिजली की सी छवि समाये हुए संसार को नया जीवन देने वाले हे बादलों, अपने हृदय में वज्र अर्थात कठोरता को छिपा करके अपनी नूतन कविता, अपनी इस क्रांति की कविता से पुनः उत्साह का संचार कर दो। हे बादलों, खूब गरजो, जिससे क्रांति का संदेश सर्वत्र व्याप्त हो जाए। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के कवि बादलों से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे बादलों, तपती हुई गर्मी से जब संसार के लोग व्याकुल हो गए थे, बेचैन हो गए थे, सकल जन, संसार के सारे लोग तपती हुई गर्मी से व्याकुल हो गए थे, परेशान हो गए थे, बिकल बिकल अत्यधिक व्याकुल हो गए थे, बेचैन हो गए थे, अनमने हो गए थे, पूरी तरह से पीड़ित थे, दुखी थे, तब तुम अचानक किसी दिशा से आ गए।
हे वादनों, इसलिए आ गए हो तो इस तपती हुई धरा को, इस पृथ्वी को अपने शीतल जल को वर्षा करके इसे शीतल कर दो, अर्थात गर्मी से तप्त झुलसे हुए लोगों को भी शीतल कर दो, उनके दुखों को दूर कर दो, उनके कष्टों को हर लो। हे बादलों, खूब गरजो, खूब बरसो और अपने इस क्रांति के स्वर को जन जन तक पहुंचा दो, सृष्टि के कण कण में व्याप्त कर दो, अर्थात इस पूरे आकाश मंडल को अपने क्रांति से आच्छादित कर दो। कहीं कोई निराशा ना हो, कहीं कोई दुख, कोई पीड़ा ना हो। धन्यवाद। निराला प्रिय बच्चों, पाठकों, अभी आपने निराला की रचित कविता उत्साह की व्याख्या का रसास्वादन किया। उसी पाठ का दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है। निराला की द्वारा रचित यह कविता प्रकृति चित्रण की कविता है। जैसा कि आप जानते हैं, यह भारतीय भूमि प्रकृति की सुषमा का अक्षय भंडार है। तो उसी प्रकृति की सुंदरता का चित्रण इस कविता में किया गया है। खास करके फागुन मास की जो मन को मुग्ध कर देने वाली मोहकता होती है, सौंदर्य की पराकाष्ठा होती है, जो सुंदरता का अपना एक चरम होता है, सुंदरता की समग्रता होती है, उस समग्रता, उस सौंदर्य की पराकाष्ठा का चित्रण इस कविता में किया गया है कि फागुन मास में प्रकृति कितना सुंदर होती है, अपने सौंदर्य के चरम पर होती है। तो आइए उस फागुन मास की सुंदरता का रसास्वादन निराला जी की कविता के माध्यम से हम सब भी करते हैं। फागुन मास की प्राकृतिक रमणीयता, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए प्रकृति के अनुपम चितेरे निराला जी कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। फागुन मास की प्राकृतिक रमणीयता का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि फागुन मास में प्रकृति की जो सुंदरता है इतनी अद्भुत है, मन को मुग्ध कर देने वाली है, उसकी जो मोहकता है वह तन सट नहीं रही है, अर्थात उस सुंदरता को देख करके तन रोमांचित हो जा रहा है, मन रोमांचित हो जा रहा है। यह सुंदरता मन में समा नहीं पा रही है, तन में समा नहीं पा रही है, सट नहीं पा रही है, मतलब समा नहीं पा रही है। अर्थात फागुन मास की जो सुंदरता है, उस महीने में जो प्रकृति की सुंदरता है, वातावरण की सुंदरता है, इतनी अधिक है, अत्यधिक है, जो चारों ओर बिखरी हुई है, उसे दायरे में बांधा नहीं जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। वह सुंदरता न तन में समा पा रही है, न मन में समा पा रही है, वो तो चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम, चारों ओर शीतल सुगंधित वायु रह रहकर प्रवाहित हो रही है। ऐसा लगता है कि फागुन मास की मोहकता है। जब शीतल सुगंधित वायु प्रवाहित होती है तो ऐसा लगता है जैसे फागुन मास स्वयं सांस ले रहा हो और उसकी सांसें बाहर निकल करके अपने सुगंध को बिखेर रही है, प्रसारित कर रही है। घर घर भर देते हो और अपनी सुगंध को संकुचित दायरे में समेट कर नहीं रखते हो। यह सुगंध तो घर घर तक फैली हुई है, अर्थात फागुन के सौंदर्य से हर एक घर पट गया है। घर घर में यह सुंदरता देखी जा रही है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ये नहीं, तुम्हारी मादकता से
पक्षी पक्षीगण भी, जो पक्षियों का समूह है, वो भी उत्साहित होकर के, रोमांचित होकर के उड़ने को आतुर हो जाता है। अर्थात उनके परों में, उनके परमिश पंख, उनके पंखों में नई जान फूंक देते हो, नया उत्साह भर देते हो, और वो पक्षी इस रमणीयता को देख करके अपने आप को उड़ने से रोक नहीं पाते हैं, और ये पक्षीगण भी फागुन की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इस महीने में चारों ओर सुंदरता, रमणीयता ऐसे फैली हुई है, चारों ओर ऐसे बिखरी पड़ी हुई है कि वहां से मैं अगर आंख भी हटाना चाहूं, अपनी दृष्टि भी हटाना चाहूं, निगाह हटाना चाहूं, तो हटाने से भी आंखें हटती नहीं है। पत्तों से लदी डाल, प्राकृतिक चित्रण, उसके सौंदर्य का चित्रण का अगला क्रम। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। प्रकृति में चारों ओर फैले हुए पेड़, उनकी सुंदरता तो और अधिक रमणीय है। उन वृक्षों की डालें लाल और हरे रंग की नई नई कोपलों से, पत्तों से लदी हुई है, जो कि फागुन की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं वृक्षों के लाल और हरे पत्ते फागुन की रमणीयता को बढ़ा रहे हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं वृक्षों, किन्हीं किन्हीं वृक्षों पर जो पुष्पों की माला है, कहीं पड़ी है उर में, कहीं वृक्षों के गले में, उर्मिस हृदय, कहीं वृक्षों के गले में पुष्पों की माला पड़ी हुई है, और उन पुष्पों की माला से, उन पुष्पों की माला से रह रहकर गंध, सुगंध प्रवाहित हो रही है, सुगंधित हवाएं प्रसारित हो रही हैं, जो फागुन की सुंदरता में श्री वृद्धि कर रही हैं। पाट पाट जगह जगह शोभाश्री, चारों ओर जगह जगह पर सौंदर्य की संपन्नता, सौंदर्य की समृद्धि, श्री में शोभाश्री, सौंदर्य की संपन्नता, सौंदर्य की संपन्नता दिखाई दे रही है, पट नहीं रही है। और यह सौंदर्य की पराकाष्ठा, यह सुंदरता कहीं समा नहीं पा रही है, कहीं इसे दायरे में बांधने की जगह नहीं है, न यह तन में सट रही है, न मन में समा पा रही है। अर्थात यह सौंदर्य, यह सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है। इस प्रकार से आपने अभी इस पाठ शीर्षक की व्याख्या देखी। एक व्याख्या लयात्मक तरीके से और देख लें, ताकि कहीं पे कोई संशय, कोई दुविधा न रह जाए। फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता, उसकी रमणीयता का वर्णन करते हुए प्रकृति के अनुपम सितारे निराला जी कहते हैं कि फागुन मास में प्रकृति इतना सुंदर हो जाती है, चारों ओर सौंदर्य ऐसा बिखर जाता है कि उसका वर्णन असंभव हो जाता है, कल्पना से परे हो जाता है, उसका पूरा पूरा वर्णन किया नहीं जा सकता है। फागुन मास की शोभा, उसकी रमणीयता ऐसी दिखाई देती है कि वह न तन में समा पाती है और न मन में समा पाती है, वो तो चारों ओर उन्मुक्त, खुली हुई विचरण कर रही है। वह सौंदर्य उन्मुक्त होकर के, उन्मुक्त मतलब खुली हुई, पूरी तरह से विस्तृत होकर के फैली हुई है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जब शीतल सुगंधित वायु का झोंका आता है तो ऐसा लगता है जैसे फागुन स्वयं अपनी सांसें बाहर छोड़ रहा हो, और वही सांसें झोंकों के रूप में रह करके पुष्पों के सुगंध को समेटे हुए चारों ओर फैल रहा हो और लोगों के मन को मुग्ध कर दे रहा हो। पूरी प्रकृति मादकता से भर जाती है, यहां तक पक्षी भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस फागुन की मादकता से ओतप्रोत होकर के, लबरेज होकर के, भर करके ये पक्षीगण भी
अपने पंखों को रोक नहीं पाते हैं, उनके पंखों में नई जान आ जाती है, नया उत्साह भर जाता है, उत्साह का संचार हो जाता है और निश्चित गगन में उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। और नभ में उड़ते हुए वो फागुन मास की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहता है इस फागुन मास की सौंदर्य की जो पराकाष्ठा है, सुंदरता का चरम है, चारों ओर सौंदर्य बिखरा हुआ है, उसे देख करके भी आंखों की प्यास नहीं बुझती है। अगर मैं वहां से आंख हटाना भी चाहूं तो चाह करके भी आंखें वहां से हटती नहीं हैं, अर्थात उसी सौंदर्य पर अपनी दृष्टि जमाए रहती हैं, गड़ाए रहती हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, प्रकृति का दूसरा चित्र। वातावरण में चारों ओर जो भी पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं उनमें भी एक नया जीवन दिखाई पड़ रहा है। उनकी डालियां हरे और लाल लाल कोपलों से लद गई हैं। कहीं कहीं तो इन पेड़ों पर पुष्प ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे उनके हृदय पर पुष्पों की माला पड़ गई हो और उनसे रह रहकर एक सुगंध प्रसारित हो रही, मंद 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 गंध पुष्पमाल, माल मीन्स माला, समूह। उन पुष्पों की माला से एक विशेष प्रकार की सुगंध प्रसारित हो रही है जो फागुन मास की मोहकता को, उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही है। पाठ पाठ शोभाश्री, आगे निराला जी कहते हैं कि जगह जगह फागुन मास की जो शोभा है, शोभाश्री, जो सौंदर्य की संपन्नता है, सौंदर्य की समृद्धि है, वो चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है, कहीं वो समा नहीं पा रही है, पट नहीं रही है। अर्थात न प्रकृति में, न मन में, न तन में यह फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। अर्थात वो सौंदर्य, वह सुंदरता छलक रही है, उसे दायरे में समेट कर रखा नहीं जा सकता है। यह सौंदर्य उन्मुक्त है, पूरी तरह से खुला हुआ है, बिखरा हुआ है और लोग इसका जी भर के आनंद ले रहे हैं। इस सौंदर्य का कोई और छोर नहीं है। तो इस प्रकार से अभी आप लोगों ने अट नहीं रही इस कविता की व्याख्या को देखा। इस कविता का काव्य सौंदर्य एक बार मैं आपको बताता चलूं दोनों कविताओं का, कि प्रस्तुत दोनों कविताओं में शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। गीतात्मक और संबोधनात्मक संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग है। मानवीकरण और अनुप्रास उपमा जैसे अलंकारों का भी दर्शन आपने किया, उसका रसास्वादन किया और इस प्रकार से आपने दोनों कविताओं का भाव की व्याख्या को देख लिया। अगर किसी प्रकार का कोई संशय, कोई दुविधा हो तो आप हमें लाइक के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।